Assalamu alaikum students. Today we are going to start second year mathematics and the first chapter is in the unit 1 functions and limits. तो सबसे पहले हम functions के बारे में बात करेंगे कि function क्या होते हैं, ठीक है, इन डिटेल. देन उसके बाद limits के बारे में बात करेंगे. चैप्टर 2 ही चीज़ों पर मुश्तमिल है. तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन जो है वो थोड़ा जानते हैं कि फंक्शन किसने इन्वेंट किया था. तो एक The term function was introduced by a German mathematician Leibniz to describe the dependence of one quantity on another. तो जो फंक्शन टर्म है ये हमारे पास एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनॉइज जो था उसने इन्वेंट की थी. और ये क्यों की थी कि एक क्वांटिटी की डिपेंडेंसी को दूसरी क्वांटिटी पर शो करने के लिए कि जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो इस चीज़ को शो करने के लिए उसने फंक्शन को इन्वेंट किया था. तो आगे जितनी भी मैथमेटिक्स है तो सारी की सारी फंक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है. फंक्शन के बगैर कहने के मैथमेटिक्स जो है वो टोटली हाफ रह जाती है, ठीक है. सो इस वजह से फंक्शन के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है. तो फंक्शन की जो है वो बेसिकली डेफिनेशन करने से पहले आपको इसका वर्किंग जो प्रिंसिपल है वो समझना होगा, क्योंकि सारी डेफिनेशन उसी वर्किंग प्रिंसिपल पे बेस करती है, ठीक है. तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हम दो जनरल रियल लाइफ की एग्जांपल से, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले आप यूं कह लें, ठीक है, कि फंक्शन जो है वो हमारे पास एक कंप्यूटिंग मशीन है. कंप्यूटिंग मशीन क्या होती है, ठीक है, जैसे कि मैंने डायग्राम में, ठीक है, बनाई है. ये जस्ट डायग्राम है किसी भी कंप्यूटिंग मशीन की, ठीक है. कंप्यूटिंग मशीन क्या होती है, ऐसी डिवाइस जिसमें हम कोई इनपुट देते हैं और बदले में वो हमें आउटपुट दे देती है, ठीक है. तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं, ठीक है. तो इसमें हम कोई इनपुट देंगे, ठीक है, और ये हमें कोई आउटपुट देगी. तो फंक्शन बिल्कुल सेम कंप्यूटिंग मशीन की तरह काम करता है कि उसमें कुछ इनपुट दी जाती है फंक्शन के अंदर, ठीक है, और फंक्शन उसके बदले में हमें क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है, ठीक है. याद रखें अभी हम फंक्शन के स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे कि फंक्शन किस तरह का होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है. हम जस्ट उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं कि वो काम कैसे करता है, ठीक है. कि हम फंक्शन में क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और फंक्शन हमें उस इनपुट के बदले में क्या दे देता है, आउटपुट दे देता है, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैलकुलेटर है, ठीक है. जब आप उसमें कोई भी इनपुट देंगे वो एज ए रिजल्ट आपको क्या देगा, कोई आउटपुट दे देगा, ठीक है. जैसे कि आपने जस्ट लाइक 2 multiply by 3 and as a result calculator gives us 6 as an output. जैसे कि आपने 2 multiply by 3 कैलकुलेटर के ऊपर टाइप किया और इक्वल का बटन प्रेस किया तो आपको क्या मिल गया, 6 आंसर, ठीक है. तो आपने इनपुट जो दी वो दी 2 multiply by 3 और जो आपके पास आउटपुट आई वो आई 6, ठीक है. तो इस तरह से देखें आपने इनपुट दी है और कैलकुलेटर ने उसके बदले में आपको क्या दे दी है, आउटपुट दे दी है. तो कैलकुलेटर भी क्या हुआ, एक कंप्यूटिंग मशीन होगी. तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि फंक्शन जो है वो किस तरह से बेसिकली काम करता है कि उसमें कुछ इनपुट दी जाती है और फंक्शन उस इनपुट के बदले में हमें क्या दे देता है, कोई ना कोई आउटपुट दे देता है. इसी वजह से हम फंक्शन को कंप्यूटिंग मशीन कहते हैं. नेक्स्ट जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर ही मैथमेटिक्स फंक्शन को हम एक रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है. फंक्शन को हम कोरोस्पोंडेंस कह सकते हैं, फंक्शन को हम मैपिंग कह सकते हैं, ठीक है. तो तीन ऑफर्स फंक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, रिलेशन भी, कोरोस्पोंडेंस भी और मैपिंग भी. तो आपने इन तीनों वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी की सारी टर्म जो फंक्शन के लिए मोस्टली यूज़ होती हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं एक जनरल एग्जांपल लूँगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन को अब हमने क्या कहा है, रिलेशन. पहले इसकी वर्किंग हमने बात कर ली, वर्किंग प्रिंसिपल की, कि काम कैसे करता है, ठीक है. अब जो है वो हम इसकी डेफिनेशन समझने से पहले जो है वो एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन मज़ीद अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है. तो जनरल एग्जांपल में कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, क्लासरूम है, ठीक है. इसमें 50 स्टूडेंट्स है और ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिए हैं ABCD एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से करके. तो ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, और इस क्लास का कोई क्लास इंचार्ज भी होगा, ठीक है. नेक्स्ट इस क्लास इंचार्ज ने क्या करना है, हर स्टूडेंट को रोल नंबर्स अलॉट करने हैं, ठीक है. तो यहाँ पर उसके पास रोल नंबर्स हैं कि उसने हर एक स्टूडेंट ABCD जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 50 टोटल स्टूडेंट्स हैं, हर एक को क्या करना है, रोल नंबर अलॉट करना है, ठीक है. तो क्लास इंचार्ज के पास कोई ना कोई रूल होगा जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, जो है वो स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर देगा. वो रूल क्या होता है, रूल क्या होगा उसके पास, रूल यही होगा कि या तो मार्क्स की बेस पे करेगा, ठीक है, रोल नंबर असाइन,
या फिर जिसने पहले एडमिशन लिया हुआ है, ठीक है, उसकी बेस पे उसको रोल नंबर्स अलाट कर देगा, ठीक है। तो जैसा कि ए स्टूडेंट को वो क्या करता है, रोल नंबर 2 असाइन कर देता है, ठीक है, और बी को जो क्या करता है रोल नंबर 3, और सी को क्या कर देता है रोल नंबर 1, और इस तरह से डी को क्या अलॉट कर देता है रोल नंबर 4, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये जो क्लास इंचार्ज था उसने स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर असाइन कर दिए, और इस तरह सो ऑन वो असाइन करता जाएगा, ठीक है। मार्क की बेस पे किए या एडमिशन की बेस पे किए, ठीक है, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये अभी लेट कर रहे हैं, ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि उसने क्या किया है, रोल नंबर इस तरह से लाट कर दिए कि ए स्टूडेंट को रोल नंबर 2, बी को रोल नंबर 3, और सी स्टूडेंट को उसने रोल नंबर 1 दिया, और डी स्टूडेंट को उसने रोल नंबर 4 दिया। अब क्लास इंचार्ज ने क्या किया है, ठीक है, बेसिकली काम क्या किया उसने ये किया है, रिलेशन कायम कर दिया है स्टूडेंट्स और रोल नंबर्स के दरमियान में। अब रिलेशन क्या होता है, बेसिकली रिलेशन होता है कि जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वो रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स और रोल नंबर्स को आपस में क्या कर दिया है, बेसिकली कनेक्ट किया है, ठीक है। तो इस वजह से इन स्टूडेंट्स और रोल नंबर्स के दरमियान में क्या बन गया है, रिलेशन बन गया है, ठीक है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जैसे ये इन क्लास इंचार्ज ने क्या किया, स्टूडेंट्स और रोल नंबर्स के दरमियान में रिलेशन कायम किया। जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो सेट्स के दरमियान में जो है वो रिलेशन कायम करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेट हमें पता है, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर्स, ठीक है, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, रैशनल एंड इररेशनल, सो ऑन, बहुत सारे सेट्स होते हैं। तो फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर देता है, ठीक है। रिलेट अब किस तरह से करता है कि वो एक सेट के एलिमेंट्स को लेता है एज ए इनपुट और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को एज ए आउटपुट शो करवाता है। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सारी बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे कि अब हमने यहाँ पे क्लासरूम कहा था ना, तो फर्ज कर लो ये रियल नंबर का सेट है, मैंने नीचे R लिख दिया, ये क्लासरूम अपने ही है, ठीक है। और इस तरह से ये हमारे पास जो रोल नंबर वाला हमने लिया था सेट, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास अब नेचुरल नंबर का सेट है। तो दो सेट हमने ले लिए, ठीक है। अब जो क्लास इंचार्ज है, ये फर्ज कर लें कोई फंक्शन f है, ठीक है। अब ये क्लास इंचार्ज नहीं है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं इस R सेट के अंदर, रियल नंबर के सेट के अंदर, ये एलिमेंट्स सब कह लें A B C D, अब रियल नंबर्स के एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर रियल नंबर सेट के एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर A जो है वो नेचुरल नंबर 2 के साथ उसका कनेक्शन हो गया है, B जो है उसका कनेक्शन 3 के साथ हो गया है, C जो है उसका कनेक्शन 1 के साथ हो गया, और D जो है उसका कनेक्शन जो है वो 4 के साथ हो गया। या हम यूँ कह दें कि फंक्शन ने इसको रिलेट कर दिया। जो इंचार्ज वाला फंक्शन था, ठीक है, इसने R सेट के एलिमेंट्स को N सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। अब रिलेट कैसे करता है कि वो इन R सेट के एलिमेंट्स को एज ए इनपुट लेगा, ठीक है, A को एज ए इनपुट लेगा और उसके बदले में आउटपुट क्या देगा, 2। इस वजह से A और 2 का आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, रिलेशन बन गया, ठीक है। इस तरह से B को वो लेगा एज ए इनपुट और आउटपुट हमें देगा 3, ठीक है। तो इस तरह B और 3 के दरमियान में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। इस तरह C को इनपुट लेगा और 1 एलिमेंट दे देगा एज आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के दरमियान में बेसिकली क्या कायम कर रहा है फंक्शन, रिलेशन कायम कर रहा है, ठीक है। किस तरह से कायम कर रहा है, ठीक है, वो फंक्शन का स्ट्रक्चर देख के हमें बात पता चलेगी, फंक्शन किस शक्ल का है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि वो कैसे एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। एक सेट के एलिमेंट्स को एज ए इनपुट लेकर दूसरे सेट के एलिमेंट्स को एज ए इनपुट दे रहा है, ठीक है। वो फंक्शन का स्ट्रक्चर देख के पता चलता है। तो अभी सिर्फ हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कंसीडर करें कि एज ए इनपुट D को जैसे लिया और उसने 4 जो है वो एज ए आउटपुट दे दी, और हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बना दिया कि यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट्स D और 4 के दरमियान में क्या हो गया, वो रिलेशन कायम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक सेट के तमाम एलिमेंट्स का दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या है, रिलेशन कायम हो जाता है फंक्शन की वजह से। इस वजह से फंक्शन को क्या कहा जाता है, रिलेशन कहा जाता है। अब अगर आप इस सारी डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पर हमें यूँ भी फील हो रहा है कि हमने A से एक जो है वो मैप खींचा है 2 की तरफ, और B से मैप खींचा है हमने 3 की तरफ, और C से मैप खींचा 1 की तरफ, और D से मैप खींचा 4 की तरफ। मैप क्या होता है, मैप आप किसी भी डायग्राम जो आप ड्रा करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को शो करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर शो करने के लिए, पिक्चर शो करने के लिए, ठीक है, तो उसको मैप कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या है, एक मैपिंग ही है। आप देख सकते हैं सारी डायग्राम को, आप देखें कि एक सेट के तमाम एलिमेंट्स
जो हैं वो हमने एरोज की मदद से उनका मैप बना दिया दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ, जो कि उनके बदले में हमारे पास एज ए आउटपुट आए थे। ठीक है, अब हम फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो सिंपली हम यूँ कह सकते हैं, सिंपली फंक्शन इज अ रूल विच मेक्स रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स के दरमियान में क्या करता है, रिलेशन बनाता है। इट एसोसिएट्स elements of a set X with elements of set Y such that for an X element of set X it gives only one element Y of set Y। कि फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई से भी दो सेट्स के दरमियान में रिलेशन कायम करता है। और किस तरह से रिलेशन कायम करता है कि हमारे पास फर्ज कर लें दो सेट हैं एक्स और वाई। ठीक है, और वो किस तरह से इनके दरमियान में रिलेशन कायम करेगा कि वो एक्स सेट से कोई एक एलिमेंट एक्स लेगा, ठीक है, और एज ए इनपुट, और y सेट का कोई एक एलिमेंट y जो है वो हमें एज ए आउटपुट दे देगा। ठीक है, स्मॉल x क्या है, इस लार्जर x का एलिमेंट है, और इस तरह स्मॉल y क्या है, इस लार्जर y का एलिमेंट है। समझ आ गई बात की। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसकी मैं डायग्राम से आपको शो कर देता हूँ कि ये मेरे पास सेट x है, इसमें ये एलिमेंट्स है x1 x2 x3 एंड x4 एंड सो ऑन। और इस तरह मेरे पास सेट y है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स हैं y1 y2 y3 एंड सो ऑन। और ये मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, सेट x से सेट y पर। जब हम फंक्शन को सेंटर में लिखते हैं, ठीक है, तो यूँ जो मैंने ब्लू कलर से एरो लगाए इस तरह से लिख देते हैं दोनों सेट्स के ऊपर। ठीक है, अब ये एलिमेंट्स के ऊपर नहीं, ये सेट्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो है मैपिंग डायग्राम कहलाती है। ठीक है, जो अभी हमने पीछे भी एग्जांपल में देखी थी। ठीक है, तो अब हम फर्ज करते हैं कि फंक्शन ने x1 को एज ए इनपुट लिया और उसके बदले में आउटपुट हमें दी y1। इसी तरह से x2 को एज ए इनपुट लिया और आउटपुट दी y3। इस तरह से x3 को एज ए इनपुट लिया और आउटपुट दी y4। और इस तरह से x4 को एज ए इनपुट लिया और आउटपुट हमें क्या दी, y2। और हमने जो है इनके दरमियान में जो रिलेशन था वो एरोज की मदद से शो कर दिया, मैपिंग की मदद से हमने शो कर दिया। ठीक है, और इस तरह से सारे एलिमेंट्स को वो क्या करेगा, x के सारे एलिमेंट्स को एज ए इनपुट लेता जाएगा और y के एलिमेंट्स को एज ए आउटपुट हमें देता जाएगा। ठीक है, तो ये थी फंक्शन की डेफिनेशन। बुक पे भी इसी तरह से लिखी हुई है, लेकिन मैंने आसान वर्डिंग में जो है वो लिख दी है। अब आप बुक से अगर पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो डोमेन और रेंज की बात करते हैं, फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, ऑल द इनपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड डोमेन। फंक्शन की जो इनपुट वैल्यूज होती हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एज ए होल डोमेन कहलाती हैं। और रेंज क्या होती है, ऑल दी आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। जो फंक्शन की तमाम आउटपुट वैल्यूज आती हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती है, फंक्शन की रेंज। जैसे कि इधर मैंने फिर से एक एक्स सेट लिया, उसमें एलिमेंट्स हैं a b c d, ठीक है, और मैंने दूसरा सेट लिया y और इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इनके दरमियान में हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, f x से y पर। ठीक है, अब x के एलिमेंट्स को एज ए इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है, इस वजह से उसको कह रहे हैं डोमेन। ठीक हो गया, और y के एलिमेंट्स को हम जो है वो कहेंगे कोडोमेन। अब ये बात याद रखें, अभी हम इसको रेंज नहीं कहेंगे। ठीक है, रेंज और कोडोमेन में फ़र्क होता है, ये बात याद रखेंगे। जो जिन दो सेट्स के दरमियान में फंक्शन रिलेशन कायम करता है या मैपिंग क्रिएट करता है, ठीक है, उन दोनों सेट्स में जो पहला सेट यानी कि जो सेट हम एज ए इनपुट ले रहे हैं, ठीक है, वो सेट क्या कहलाएगा, डोमेन। और जो दूसरा सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन ने a एलिमेंट को लिया एज इनपुट और हमें आउटपुट दे दी 1, और b एलिमेंट को लिया एज इनपुट और आउटपुट दे दी 3। इसी तरह c एलिमेंट लिया फर्ज कर लें और आउटपुट हमें दे दी 2। इस तरह से उसने d एलिमेंट लिया और आउटपुट दे दी उसने अगेन 2। अब यहाँ पर कुछ हम बातें भी नोट करने वाली हैं। ठीक है, वो ये है कि फंक्शन तब ही फंक्शन कहलाएगा दो सेट्स के दरमियान में जब वो सारी की सारी डोमेन के एलिमेंट्स को यूज़ करे। ठीक है, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स थे एक्स सेट के अंदर, ठीक है, ये डोमेन के अंदर उसने सारे एलिमेंट्स को यूज़ किया है, ए बी सी डी, किसी एलिमेंट को उसने छोड़ा नहीं है। ठीक है, और रेंज में सारे एलिमेंट्स यूज़ हो, कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, ये बात ज़रूरी नहीं है कि कोड डोमेन के सारे एलिमेंट्स यूज़ हों, और ये भी मुमकिन है कि दो डिफरेंट इनपुट्स पे हमें सेम आउटपुट मिले। जैसा कि इधर C और D जो है वो डिफरेंट इनपुट्स हैं, लेकिन आउटपुट हमें सेम 2 मिला है। ठीक है, तो इस तरह से भी हो सकता है कि डिफरेंट इनपुट्स पे हमें सेम आउटपुट मिल जाए, लेकिन आउटपुट जो है वो सिर्फ एक होनी चाहिए। अगर एक इनपुट पे एक आउटपुट मिलती है तभी वो फंक्शन है। ठीक है, अगर एक इनपुट पे 2 या 2 से ज़्यादा आउटपुट्स मिलती हैं तो वो फंक्शन नहीं है। ये भी बात आपने नोट करनी है। तो यहाँ पर अब हम रेंज किसको कहेंगे, हमने क्या कहा, ऑल दी आउटपुट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड रेंज। तो यहाँ पर कितनी आउटपुट वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ठीक है,
इनपुट्स के बदले में सिर्फ ये 1, 2 और 3। बाकी जो है वो हमारी कोड डोमेन का तो हिस्सा है लेकिन हमें आउटपुट के तौर पर नहीं मिली, ठीक है। तो इस वजह से अब हमारे पास जो ये एलिमेंट्स 1, 2 और 3 इनसे मिलके बनने वाला सेट क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। तो इसका मतलब है कोड डोमेन के अंदर ही रेंज लाया करती है, ठीक है। और कोड डोमेन और रेंज बराबर कब होंगी, जब कोड डोमेन के भी सारे एलिमेंट्स एज ए इनपुट आ जाएंगे, ठीक है, या सारे के सारी कोड डोमेन यूज हो जाएगी एज ए आउटपुट, ठीक है। तो हम कह दें कोड डोमेन रेंज के इक्वल होगी। तो कोड डोमेन इज इक्वल टू द रेंज व्हेन होल कोड डोमेन इज आल्सो यूज्ड, ठीक हो गया। नेक्स्ट मैंने उन दोनों पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट नोट में लिख दिया कि फंक्शन मस्ट बी यूज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन। कि फंक्शन कब कहलाएगा, जब वो कोड डोमेन के तमाम एलिमेंट्स को एट अ टाइम यूज करेगा। और एक इनपुट पे एट वन इनपुट इट मस्ट गिव ओनली वन आउटपुट, ठीक है, कि एक इनपुट पे हमें क्या देना चाहिए, एक ही आउटपुट देनी चाहिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि फंक्शन को लिखना कैसे। हमने फंक्शन के वर्किंग प्रिंसिपल की बात की, फंक्शन काम किस तरह से करता है। दूसरे नंबर पे हमने फंक्शन की डेफिनेशन की, फंक्शन की कोड डोमेन और रेंज की, फंक्शन की डोमेन और रेंज की हमने डेफिनेशन की, ठीक है। कोड डोमेन आपको समझा दिया, कोड डोमेन रेंज के इक्वल कब होती है भी आपको समझा दिया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, सारे के सारे आपने याद रखने हैं। अब हम बात करें फंक्शन होता किस तरह से, फंक्शन को लिखते कैसे, ठीक है, हाउ टू राइट अ फंक्शन। तो बेसिकली जो फंक्शन है उसको हम किसी भी स्मॉल लेटर एफ जी टी के एस ई टी सी से एटस्ट्रा से आप जो है वो शो कर सकते हैं। इसी तरह से जब दो सेट्स के दरमियान में, जैसे कि एक्स और वाई, हमारे पास कोई से दो सेट्स हैं, इनके दरमियान में अगर आपने फंक्शन को लिखना हो तो किस तरह से लिखा जाता है, सिंबल की मदद से लिखना हो, फंक्शन को एक्स और वाई में, तो किस तरह से आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप जिस सिंबल से फंक्शन को डिनोट करें वो सिंबल आएगी, देन कोलन के साइन आएंगे, फिर आप एक एरो लगाएंगे, ठीक है। एरो की टेल पे आप वो सेट लिखेंगे जो एज ए आप डोमेन ले रहे हैं, जैसे कि इधर मैंने एक्स लिखा है, मैं एक्स को एज ए डोमेन ले रहा हूँ। और एरो के हेड पे आप जो है वो सेट लिखेंगे जो आपके पास एज ए कोड डोमेन यूज होगा, ठीक है। इधर कोड डोमेन कहें कि हमें नहीं पता कि कोड डोमेन सारी की सारी जो है वो हमारे पास रेंज बन जाएगी या कोड डोमेन का सिर्फ कुछ एलिमेंट्स जो है वो रेंज बनेगी, ठीक है। इस वजह से इसको डोमेन और कोड डोमेन कह रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यूं पढ़ेंगे, अगर इस तरह की सिंबल आप लिखे हुए देखते हैं तो अब इसको हम यूं पढ़ेंगे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है, फ्रॉम एक्स टू वाई, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। अब फंक्शन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फंक्शन दिखता कैसा है, ठीक है। A function is simply written with the help of equality sign, and at one side there is a only dependent variable mostly denoted by y, and on the other side there is a independent variable mostly denoted by x, and having some algebraic operations like multiplication, division, plus minus, square and square root etc, ठीक है। तो फंक्शन का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह से होता है कि फंक्शन जो है वो इक्वालिटी की साइन से जो है वो मिलके बनता है, ठीक है। इक्वालिटी की एक साइड पे सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल होता है अकेला, उसके ऊपर कोई भी अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई नहीं होता, इस वजह से लिखा है यहाँ पर एट वन साइड देयर इज ओनली डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और मोस्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से डिनोट कर रहे होते हैं, ठीक है। वाई के अलावा भी डिनोट किया जा सकता है लेकिन मोस्टली जो है वो वाई से डिनोट कर रहे होते हैं। और इक्वालिटी की अदर साइड पर जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, और उसको हम मोस्टली एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। और लेकिन इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर अलजेब्रिक ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर स्केयरिंग हो सकती है, इसके ऊपर स्केयर रूट हो सकता है, इसमें कोई नंबर ऐड हो सकता है, इसके ऊपर कोई नंबर डिवाइड हो सकता है, या ये किसी नंबर पर डिवाइड हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि ये मैंने 4 फंक्शन लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इक्वालिटी की साइन है, फर्स्ट फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इक्वालिटी की साइन है, इक्वालिटी की एक साइड पे सिर्फ एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से डिनोट करते हैं, और दूसरी साइड पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और उसके ऊपर अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एक्स स्क्वायर है और उसमें 1 ऐड हुआ है। नेक्स्ट आप इसको भी देख लें तो इसमें 1 ऐड हुआ है, और उसको देखें x डिवाइड हो रहा है और उसमें देखें तो 2 और x माइनस 3। हर फंक्शन में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी साइड पे है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने इजी वे जो है वो यूज़ किया, ठीक है। ये मिक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो आप जब इस बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे फंक्शंस की, ठीक है, तो आप इजीली जो है फंक्शंस को देख के पहचान लेंगे कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया फंक्शन को किस तरह से लिखते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, ठीक है, इस पे बात करें। y
y एंड x आर कॉल्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो फर्ज करें f हमारे पास एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर। so याद रखें कि दो डिफरेंट सेट्स पर फंक्शन का होना जरूरी नहीं है, सेम सेट्स पे फंक्शन हो सकता है। तो इसलिए डोमेन भी जो है f की वो रियल नंबर का सेट है, कोड डोमेन भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये f फंक्शन ठीक है इस फॉर्म का है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पर x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा जा रहा है, ठीक है, ये बात हमने करनी। तो यहाँ पर देखें, जब तक हम x की वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे y की वैल्यू नहीं आएगी। और याद रखें पीछे हमने जो पढ़ा है इनपुट और आउटपुट की, आउटपुट का कॉन्सेप्ट के फंक्शन इनपुट लेता है और आउटपुट देता है, वो यहाँ पे यूज़ होता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो कैसे यूज़ होता है कि इनपुट जो है वो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह पर देते हैं और उससे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो हमारे पास आउटपुट कहलाती है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी। तो यहाँ पर इनपुट हमेशा किधर दी जाएगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस आर से डोमेन में से कोई भी इनपुट उठाता हूँ और इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में लगाता हूँ तो मेरे पास जो है वो आउटपुट आएगी और वो आउटपुट मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने 2 जो है वो रियल नंबर लिया। ठीक है, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, कोई और नंबर भी आप ले सकते हैं और मैंने x की जगह पर देखें पुट किया है, तो इसका मतलब इनपुट कहाँ पर लगानी है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। तो अब यहाँ पर लगाने के बाद आंसर क्या आया, 5। तो 5 वैल्यू किसकी आई, y की, या आउटपुट हमारे पास क्या आई, 5। हमने इनपुट दी 2, आउटपुट क्या आई, 5। समझ आ गई बात की। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल चल गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखें आप कि जब तक मैंने x की वैल्यू 2 नहीं दी मेरे पास y की वैल्यू 5 नहीं आई। ठीक है, फंक्शन एज इट इज ही रहा, वैल्यू असाइन करने से पहले y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि y x पे डिपेंड कर रहा है। जब तक x की वैल्यू नहीं लगाई जाएगी, नहीं इंसर्ट की जाएगी, तब तक y की वैल्यू नहीं आएगी। इसी वजह से जो है x को हम इंडिपेंडेंट कह रहे होते हैं, क्योंकि वो डोमेन में से अपनी वैल्यूज को ले रहा होता है। ठीक है, कि डोमेन की सारी वैल्यूज वो एज ए इनपुट यूज कर सकता है। ठीक है, इस वजह से x को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। और y की वैल्यू तब ही आती जब x की वैल्यू लगाई जाती है। इस वजह से y जो है वो x पे डिपेंड कर गया, इस वजह से y को क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अब आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैंने इसी फंक्शन को, ठीक है, उस डायग्राम में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पीछे हमने डायग्राम पढ़ी थी फंक्शन के बारे में और यहाँ पर हम फंक्शन को यूँ लिख रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखें मैंने f लिखा था जस्ट। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा, तो यहाँ मैंने f की जगह पर फंक्शन का स्ट्रक्चर लिख दिया। और यहाँ पर r सेट से r सेट पे फंक्शन है। और रियल नंबर का सेट आप जानते हैं कि -1 × पॉजिटिव इनफिनिटी होता है। आपने 9th क्लास में भी एक रियल लाइन लिखी थी जिसमें आप सेंटर में 0 लगाते थे और 0 की लेफ्ट साइड पे आप -1 -2 और सो ऑन चलते थे और राइट साइड पे आप +1 +2 और सो ऑन चलते थे। ठीक है, उसी को रियल नंबर का सेट कहते थे और उस रियल नंबर के सेट से आपने रियल लाइन बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही रियल नंबर लिखे हैं, 0 1 2 एंड सो ऑन, -1 -2 सो ऑन। ठीक है, अब ये फंक्शन है हमारे पास। अब आप इसमें 0 इंसर्ट करेंगे ना इनपुट, ठीक है, किस में इंसर्ट होगी भला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, x में। तो यहाँ पे 0 इंसर्ट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 +1 बचेगा, तो आउटपुट क्या आएगी, 1। तो मैंने कहा था ना पीछे कि वो फंक्शन के रूल पे या फंक्शन की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि फंक्शन हमें आउटपुट कैसे देगा। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आप 1 पुट करेंगे, सो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो 1 किस पे असाइन हो गया, 2 पे। ठीक हो गया। इस तरह -1 आप पुट करेंगे, स्क्वायर उसको पॉजिटिव 1 कर देगा, -1 + 1 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 + 1 अगेन आ जाएगा, तो वो भी आउटपुट क्या आ जाएगी, 2। तो देखा आपने कि डिफरेंट इनपुट्स पे हमारे पास आउटपुट क्या आई, सेम। तो डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट सेम आ सकती है। इसी तरह से आप 2 को पुट करेंगे तो इधर कोई 5 नंबर होगा। ठीक है, आगे चल के 2 3 और 4 5 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 5। 2 पुट करने पे 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 आ जाएगा। इस तरह -2 पुट करेंगे तो वो 4 + 1 ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम अगर लिखी हो चाहे ना लिखी हो, ठीक है, इस फंक्शन के साथ, ठीक है, तो आपने अपने माइंड में अंडरस्टूड रखना है कि पीछे वर्किंग क्या चल रही है, ये सारी डायग्राम जो हमें बता रही है। ठीक है, पीछे ये वर्किंग चल रही है कि एक सेट के एलिमेंट्स को एज इनपुट ले रहा है फंक्शन और दूसरे सेट के एलिमेंट्स को वो क्या कर रहा है, एज ए आउटपुट हमें दिए जा रहा है। समझ आ गई बात की। और अगर ये भी नहीं लिखी होती, सिंबल f इज अ फंक्शन फ्रॉम r to r, सिर्फ ये लिखा होता है y = x² + 1, तब भी आपने अंडरस्टूड रखना है कि ये सारा प्रोसेस पीछे चल रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर y क्या कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है. If y depends on x, we say that y is a function of x. Most important MCQs. जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है, तब ही जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है हम उस वेरिएबल को ही कहते हैं वो उस वेरिएबल का फंक्शन है. जैसे कि y x पे डिपेंड कर रहा है तो हम कह देंगे y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. अगर y t पे डिपेंड कर रहा होता यानी कि x की जगह पे t होता तो हम कहते हैं y इज़ अ फंक्शन ऑफ t. समझ आ गई बात की. और अगर हम x और y की पोजीशन को चेंज कर दें यानी कि x को डिपेंडेंट बना दें और y को लिख दें, लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो सिंबल ही लिखी थी जस्ट डिपेंडेंट को लिखने के लिए कि y डिपेंडेंट में हमने लिख दिया, अपनी मर्जी से लिखा. तो आप x और y को रिप्लेस भी कर सकते हो, x को डिपेंडेंट बना दो, y को इंडिपेंडेंट कर दो. तो ये कंफ्यूज करने के लिए एमसी कुछ ऐसे देता है, ई-गेट में भी ऐसे आ जाते हैं, ठीक है. तो इस वजह से आप जो है इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस वेरिएबल पे दूसरा वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, ठीक है, उसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग वो फंक्शन होगा. जैसे कि y डिपेंड कर रहा है x पे तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. और अगर उलट होता कि x डिपेंडेंट होता y इंडिपेंडेंट होता तो फिर हम कहते हैं कि x इज़ अ फंक्शन ऑफ y. समझ आ गई बात की. नेक्स्ट हमारे पास एक स्विस मैथमेटिशियन था. ये भी हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नोटेशन किसने दी थी, आयलर ने दी थी, ठीक है. एक स्विस मैथमेटिशियन है, ठीक है. उसने कहा था चूंकि फंक्शन में एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, जैसा कि हमने पीछे देखा है, तो इस वजह से आप उसी क्वांटिटी जिस क्वांटिटी पे वो डिपेंड कर रही है, ठीक है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को आप एक सिंबल में लिख सकते हैं. जैसे कि उसने y को लिख दिया एफ ऑफ एक्स एंड इज रीड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है. जैसे कि हमने फंक्शन लिखा था पीछे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अब इस y की जगह पे आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं. अब डिपेंडेंट वेरिएबल को इस सिंबल में लिखने का क्या मतलब है, इस सिंबल में लिखने से बहुत फ़ायदा है. एक तो ये है कि अगर ये सिंपल ये सिंबल लिखी होती है एफ ऑफ एक्स तो आपको ये पता चल जाएगा कि एफ कोई फंक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है, ठीक है. जबकि अगर y लिखा होगा, सिंपल y लिख देता, कोई आगे नहीं चीज़ लिखता और कहता है y इज़ अ फंक्शन, तो आपको नहीं पता चलेगा कि y किस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और क्या नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पर आप इजीली इस एफ ऑफ एक्स से देख सकते हैं कि एफ जो है वो एक फंक्शन है और एक्स उसमें क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. समझ आ गई. तो इसी तरह से आप डिपेंडेंट वेरिएबल को और भी मजीद जो सिंबल हैं जैसा कि जी ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स है, के ऑफ एक्स है, एस ऑफ एक्स है, इनसे आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए बाय जरूरी नहीं कि बार बार आप वाई लिखें, ठीक है. किसी भी सिंबल ये इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं. और उसको रीड कैसे करना है, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है. ये सारी मैंने आपको बता दी. नेक्स्ट कैलकुलस में जो हमने पढ़नी है, हमारी बुक का नेम भी बल्कि कैलकुलस ही है, ठीक है. बल्कि ये कैलकुलस की जो मेन बुक है उससे उठा के चंद टॉपिक्स हैं. तो कैलकुलस में हम मोस्टली रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करते हैं. तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, जिन ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन और रेंज रियल नंबर्स ही हों वो क्या कहलाते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाते हैं. जैसे कि ऊपर हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखा, ठीक है. इसमें हमारे पास जो डोमेन थी वो भी हमने रियल नंबर लिया था और जो रेंज थी वो भी रियल नंबर्स आ रहे थे. तो इस वजह से ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है. तो ये आपने याद रखना है कि रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. इफ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन कमेंट बिलो.